हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको बता देती हूं, इसमें जो 44 तक या 46 तक क्वेश्चंस हैं सारे मैंने प्रीवियस ईयर के किसी पेपर से उठाए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। और हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और उसी में आपको अपने आंसर्स नीचे लाइव चैट में देने हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे ये क्विज होता है, तो आप भी चाहें तो इसे लाइव अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। मिक्स क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इंग्लिश भी हिंदी भी आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे। तो टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? व्यादेश कोई याचिका नहीं है संविधान में। और बाकी जो है आपको वो भी याद रखने, जैसे प्रतिषेध, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, आपको पता है ये रिट्स हैं पॉलिटी में, तो ये रिट्स नाम याद रखेगा। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज? अब बताइए, कूलम्ब, जूल, एम्पियर या वोल्ट? बताइए क्या होगा इसका आंसर। बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। यानी कि वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज। एसआई यूनिट्स आपको सभी चीजों की याद रखनी है साइंस में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? आपको पता है जो अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं, खासकर नेपाल और म्यांमार से रिलेटेड पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां वगैरह, पहाड़ियों वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एचएसएससी में। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अराकान योमा नेपाल से संबंधित नहीं है। और जो नेपाल से संबंधित कौन कौन सी है? ग्रेट हिमालय, महाभारत और शिवालिक, की सारी नेपाल से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? अब बताइए, ये सारी की सारी आपको पता है समितियां हैं, लेकिन कौन सी समिति में सत्ताधारी दल का सदस्य जरूरी है होना? तो क्या होगा इसका आंसर? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में एक सत्ताधारी दल के सदस्य होने जरूरी हैं कुछ, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो क्वेश्चन इस तरह भी पेपर में पूछा जा सकता है कि गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक किस राज्य में है? तो क्या होगा इसका आंसर? त्रिपुरा। ओके, गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक कहाँ है? त्रिपुरा में, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं अच्छे से, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 51 के, ओके, अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। निम्न में से कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल कमरे के ताप पर तरल होती है? विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बताइए, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन या कार्बन? क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, वो जो रूम टेम्परेचर होता है ना, उसमें लिक्विड फॉर्म में होती है। ओके, सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में रहती है ब्रोमीन। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे, यानी कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक इनमें से कौन है? बताइए। बाण भट्ट, कबीर, कालिदास या सूरदास? दीजिए आंसर। आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर हिस्टोरिकल। जल्दी आपकी टॉपिक वाइज इंडियन जीके स्टार्ट करेंगे, तो आपको कराएंगे सारी की सारी चीजें। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। और कालिदास की सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है, जैसे कि रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सारी की सारी पुस्तकें कालिदास की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? यानी कि कुल मिला के इस योजना के बारे में पूछा गया है। तो बताइए, निक्षय पोषण योजना किस बीमारी से संबंधित है? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से संबंधित है निक्षय पोषण योजना। इंपॉर्टेंट है योजनाएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? अब बताइए,
10th का आंसर क्या होगा? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या जवाहरलाल नेहरू? अब देखिए, एक ही शिफ्ट के पेपर में दो दो क्वेश्चंस पूछ लिए गए बुक्स एंड ऑथर्स के, इसलिए कहती हूँ बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेना, मैंने भी वीडियो डाल रखी है 2020 तक के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की सभी की। किसी को लिंक ना में भी मिले तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन देख लेना वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है, निम्न सूत्रों में से यानी कि इन फॉर्मूलों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? अब बताइए, चूना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला क्या है इनमें से? बताइए जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? CaCO3। ओके, CaCO3 है किसका? चूना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। अब बताइए, आपको पता है ये क्वेश्चन भी कितनी बार, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। HSSC के में भी ये क्वेश्चन बिहार पुलिस का जो SI का पेपर हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? बंगाल। ओके, बंगाल। इतिहास में बंगाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? अब आपको पता है बांध कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नदियों पर, जिस भी नदी पर जो भी बांध आपको सारे पता होने चाहिए। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? दीजिए आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। और महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कटक बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा में है कटक। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। अब तारे क्यों चमकते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, किस रीजन से टिमटिमाते हैं? बताइए। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में नहीं डाला है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं बता देती हूँ आपको इंग्लिश मीनिंग। अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। ओके, अपवर्तन होता है रिफ्लेक्शन। इन सब के मीनिंग, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्रैक्शन है, एक कलरिंग से रिलेटेड है और एक स्कैटरिंग है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल टिंक्चर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है और इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। अब इसमें गलत क्या है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन D इज करेक्ट, यानी कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये गलत है। अब देखिए, इथेनॉल आपको पता है पानी में घुलता ही है। जिसने देखा है अल्कोहल तो सभी ने देखा होगा, खैर खुद नहीं ड्रिंक करता होगा तो घर में किसी के पास देखा होगा या बाहर कहीं, तो इथेनॉल तो पानी में घुलता ही है, आपने देखा होगा, पानी मिलाते हैं उसमें। और बाकी के सारे ऑप्शंस ठीक हैं। इथेनॉल कमरे के तापमान तरल होता है, हाँ तरल ही होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, वो भी कहते हैं, और टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो काम होता है वो भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? अब बताइए इनमें से कौन सा संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन कौन सा ठीक है बताइए? तो इसका आंसर होगा स्थानीय शासन, यानी कि स्थानीय शासन संघीय सूची में शामिल नहीं। और जो संघीय सूची में शामिल है वो भी याद रखिएगा, जैसे कि रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संघीय सूची में शामिल है। जो शामिल है वो याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है ये इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताइए? मैं आपको इन जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर ही होता है, मीटर को भी एमीटर ही बोलते हैं और मोटर को भी मोटर ही बोलते हैं, सब सेम है, लेकिन बस जनित्र को जनरेटर बोलते हैं। बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो क्या होगा इसका आंसर? जनित्र, यानी कि जनरेटर का यूज किया जाता है करंट प्रोड्यूस करने में, ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन HSSC में भी पूछा गया है ओलिव रिडले के बारे में।
और बिहार पुलिस के एसआई के पेपर में भी पूछा गया है, ओलिव रिडले कछुए के बारे में ही। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल क्या होगा इसका आंसर? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दीजिए आंसर। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, यानी कि ये गोल गोल संरचनाएं होती हैं बैलून की तरह, और ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। श्वास नली, साइनस, एल्वियोलाई या धमनियां? तो क्या होगा इसका आंसर? एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई को ये संरचना है जो गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, और ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं। डिजिटल करेंसी अबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो बताइए, अबर डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च की गई? क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूएई व सऊदी अरब। ओके, इन दोनों ने ही लॉन्च की है ये। जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु, शॉर्टकट में बोला जाता है इसको जेपी। तो जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अब जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए, पुल के से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं कहती हूँ पुल आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पर कौन सा है। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। सरयू, घाघरा, गंगा या यमुना? तो इसका आंसर क्या होगा? सरयू। जयप्रकाश पुल या जिसको जेपी सेतु भी बोला जाता है, वो सरयू नदी पर स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? अब आपको मैंने बता रखा है, जो भी वर्ल्ड्स फर्स्ट हो, इंडिया फर्स्ट हो या हरियाणा का फर्स्ट हो, कहीं का भी फर्स्ट हो, किसी भी स्टेट में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? क्या होगा इसका आंसर? है 1977। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? बताइए अब कौन देते हैं? वर्धमान, महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध या वशिष्ठ? क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। आपको पता है गौतम बुद्ध और महावीर से रिलेटेड हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? अब बताइए कहाँ आयोजित हुआ था? तो टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कराची। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में आयोजित हुआ था, जो फिलहाल आपको पता होगा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? अब बताइए, ब्लैक होल सिक्का है जो यूनाइटेड किंगडम ने जारी किया है, वो किसके सम्मान में जारी किया रखा है? बताइए क्या होगा इसमें से आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टीफन हॉकिंस। यूनाइटेड किंगडम में जो ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया था, वो किसके सम्मान में जारी किया गया था? स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी रोजर फेडरर के सम्मान में भी एक सिक्का जारी किया गया था, जो कि काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? अब देखिए यहाँ से आपका एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, और भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? अब देखिए पूछा जाता है कौन से वायसराय ने कौन सा कार्य किया था। जैसे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, और भी कई चीज़ें की थी, लेकिन इसका
योगदान था वो किसमें नहीं था, क्या नहीं किया था लॉर्ड कर्जन ने, तो इसमें से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सती प्रथा पर रोक, लॉर्ड कर्जन का कोई योगदान नहीं था सती प्रथा पर रोक में। सती प्रथा पर रोक में विलियम बेंटिक का योगदान था। ओके, विलियम बेंटिक का योगदान था। और योगदान किस किस में था इसका ये भी याद रखिएगा। पुलिस सुधार में, बंगाल विभाजन आपको पता ही होगा, सेना व न्यायिक सुधार में। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपको सारे याद रखने हैं अच्छे से। 30 तक तो आप सारे आर्टिकल याद कर लीजिए और बाकी के जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल क्या होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 26, यानी कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। पर्यटन से, सिनेमा से, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से या कला से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है। मेनली कंप्यूटर से संबंधित है। इसे कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी बोल दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड को। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। अब वैसे तो जो ब्लू माउंटेन है वो म्यांमार में स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए, कंट्रीज पूछी जाए जिसमें भारत ऑप्शन में ना हो, मेनली म्यांमार में स्थित है, ठीक है। लेकिन भारत के किस राज्य में स्थित है ये, भारत के एक राज्य से लगता हुआ है म्यांमार, आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर है मिजोरम। ओके, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पर्वत पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है पूछा जाता है पेपर में। कारकोता या कारकोट वंश भी बोल देते हैं इसको, राजवंश का संबंध निम्न में से किसके इतिहास से था। कारकोता भी पूछा जा सकता है, कारकोट भी पूछा जा सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब आपको पता, जितने भी फेमस प्लेयर हैं सबका आपको पता होना चाहिए कौन सा किस खेल से संबंधित है। तो बताइए नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है इनमें से। हेप्टाथलॉन, भाला फेंक, टेनिस या कुश्ती। तो इसका आंसर होगा भाला फेंक। ओके, नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। निम्न में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। अब बताइए इनमें से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। जूल, फैराडे, ओम या केपलर। क्या होगा इसका आंसर है। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। आपको पता होना चाहिए कौन सा लॉ किसका है और किस चीज की खोज किसने की। डैश के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं। अब बताइए जो हरी शैवाल है वो किस कुल का सदस्य है। फियोफाइसिका है, क्लोरोफाइसिका है, रोडोफाइसिका है, ब्रायोफाइट्स का है। साइंस का क्वेश्चन है ये, जिसने 9th 10th की साइंस अच्छे से पढ़ी है उसको पता भी होगा। क्या होगा इसका आंसर क्लोरोफाइसी। जो हरी शैवाल है वो क्लोरोफाइसी का सदस्य है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो सियाचिन हिम नदी इनमें से कहाँ पर स्थित है बताइए। इनमें से क्या होगा इसका आंसर, कौन सी श्रेणी में स्थित है। ओनली 5 सेकेंड्स यू है, जल्दी आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा काराकोरम श्रेणी में। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है सियाचिन हिम नदी उसी में स्थित है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये मैंने किसी एग्जाम से ही उठा रखे हैं तो इंपॉर्टेंट है। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। अब बताइए बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। इनमें से झेलम, चेनाब, रावी या व्यास। क्या होगा इसका आंसर है झेलम। बेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, यानी कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है ये, और साथ ही गंडक नदी के तट पर भी स्थित है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। 38 का आंसर क्या होगा
तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो वो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और किस नदी के तट पर स्थित है ये भी याद रखिएगा, गंडक नदी के तट पर स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? आप बताइए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था इनमें से? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? सन 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1845 से 46 में हुआ था। सन इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जो युद्धों के सन होते हैं वो पेपर में जरूर पूछ ले जाते हैं। किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? अब फिर से कोई हिस्टोरिक बुक्स आ गई। मैंने बोल रखा है आपको, कोई क्रांतिकारी की बुक हो या कोई हिस्टोरिक बुक हो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी करंट की बुक होती है जो एक साल में लिखी गई हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रंगनथीटो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अब बताइए रंगनथीटो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, एक बार नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ये पक्षी अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कहाँ पर है रंगनथीटो पक्षी अभ्यारण्य? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका। ओके, रंगनथीटो पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 है जो वो राष्ट्रपति को किस चीज की शक्ति देता है? इनमें से बताइए। आपातकाल की घोषणा करने की, मृत्युदंड देने की, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने की, या संसद के विचाराधीन काल में अध्यादेश जारी करने की। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? संसद के विचाराधीन काल में अध्यादेश जारी करने की। अनुच्छेद 123 में याद रखेगा राष्ट्रपति को संसद के अध्यादेश, सिर्फ आप अध्यादेश याद रख लीजिएगा। ओके, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं थे इनमें से? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डॉक्टर K.M. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और बाकी सारे के सारे थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डॉक्टर K.M. मुंशी। इनके नाम भी याद रखने हैं आपको। जो सदस्य थे सिर्फ उनका मत रखना जो नहीं थे, क्योंकि जो सदस्य होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछ लिया जाए आप उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? अब आपको पता है ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कितना इंपॉर्टेंट स्थल है लोथल। तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? जल्दी से दीजिए आंसर। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? भोगवा। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। देखिए ऑप्शन में ये भी आ सकता है और भोगवा भी आ सकता है। ओके, तो आप भोगवा याद रखिएगा, भोगवा इस नदी का नाम है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। ओके, नेक्स्ट है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनकर तैयार भी हो चुका है लगभग। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? इस तरह का पहला केंद्र है ये विद्युत केंद्र, परमाणु विद्युत केंद्र है जो। तो बताइए कहाँ पर बनाया जा रहा है हरियाणा में? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? गोरखपुर। हरियाणा के गोरखपुर में परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। देखिए एक गोरखपुर हरियाणा के बाहर भी है। ओके, तो ये हरियाणा का गोरखपुर है जो फतेहाबाद में है। ओके, गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद में। तो गोरखपुर में परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है, और ऑप्शन में जरूरी नहीं है गोरखपुर ही आए, फतेहाबाद भी आ सकता है। तो गोरखपुर आ जाए या फतेहाबाद आ जाए, आपको मार्क कर देना है। ओके, जो भी आए। सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम जो काफी फेमस सिंगर है, सबको पता ही होगा, तो वो किस जिले से संबंधित है हरियाणा के? बताइए क्या होगा इसका आंसर? फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत या होडल? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। सोनू निगम हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज आपको पता होना चाहिए कौन सी कहाँ से संबंधित है। ओके, तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। तो बताइए, अब इंग्लिश की डेली आपको पता है मैं 4 वोकैब कराती हूँ और आपको वो डेली की डेली लर्न भी करनी होती है। तो सिनोनिम ऑफ कैटी बताइए, सिनोनिम ऑफ कैटी क्या होगा?
ऑप्शन ए डेस्टिट्यूट, बी कॉम्पिटेंट, सी विशियस, डी प्रोटेक्टेड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए कैटी क्या होता है, ईर्ष्यालु या द्वेषपूर्ण। ओके, यानी कि जो सबसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, द्वेषपूर्ण हो, उसे बोलते हैं कैटी। ओके, और विशेष भी वही होता है। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट क्या होता है, अभावग्रस्त, यानी कि जिसके पास किसी चीज की कमी हो उसे बोलते हैं डेस्टिट्यूट। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट आपको पता है कॉम्पिटिशन यानी कि संघर्षशील। ओके, कॉम्पिटेंट होता है संघर्षशील, यानी कि जो संघर्ष में लगा हुआ है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, इसका सभी को पता ही होगा, सुरक्षित। प्रोटेक्शन सुरक्षा, सुरक्षा ही होती है। ओके, नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डोर। आप बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा, टीमिंग, चीयरफुल, कन्फाइंड या कंजेस्टेड। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, डर ये होता है कठोर, रूखा या उदास। ओके, यानी कि जो कठोर भी हो, रूखा या फिर रूखा हो या फिर उदास सा हो, उसको बोल देते हैं। ओके, अब इसका उल्टा बताना है। अब इसका उल्टा क्या होगा, चीयरफुल, यानी कि खुशनुमा, जो खुश रहे वो हो गया चीयरफुल, तो इसका एंटोनिम हो गया। ओके, कठोर, रूखा या उदास का एंटोनिम तो खुशनुमा ही होगा ऑब्वियस, तो चीयरफुल हो गया इसका आंसर। अब चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टीमिंग, टीमिंग क्या होता है, भारी वर्षा होना। ये ओके, भारी वर्षा होना को बोलते हैं टीमिंग। कन्फाइंड, कन्फाइंड होता है बंधक, किसी को बंधक बनाना उसे बोलते हैं कन्फाइंड कर लिया, यानी कि कन्फाइंड मतलब बंधक। कंजेस्टेड, कंजेस्टेड होता है रुका हुआ। ओके, कंजेस्टेड मतलब रुका हुआ। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू, यानी कि आपको इडियम बताना है टू गिव द डेविल हिज ड्यू का। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, टू गिव द क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, टू इनवाइट द डेविल, टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि टू गिव द क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। अब नोटोरियस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले एक वोकैब में, बदमाश, ठीक है, शरारती या बुरा व्यक्ति जो होता है उसे नोटोरियस बोलते हैं। तो इसका मतलब होगा टोटल कि शरारती या किसी बुरे व्यक्ति को भी उसका श्रेय देना। ओके, यानी कि कोई खराब व्यक्ति हो उसका, उसको भी उसका क्रेडिट देना, श्रेय देना, उसे बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। टू गिव एनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, एनकरेजमेंट क्या होता है, प्रोत्साहित करना। ओके, और एनिमी क्या होता है, दुश्मन। तो टू गिव क्या होता है, देना, यानी कि शत्रु को भी प्रोत्साहित करना। टू इनवाइट द डेविल, टू इनवाइट द डेविल होता है, डेविल क्या होता है, असुर। तो और इनवाइट क्या होता है, निमंत्रित करना किसी को। तो टू इनवाइट द डेविल का क्या हो गया, असुर को निमंत्रित करना। नेक्स्ट है टू स्टैंड इन द वे ऑफ द डेविल, टू स्टैंड क्या होता है, खड़ा होना, यानी कि असुर के मार्ग में खड़े हो जाना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन एसोसिएशन इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए कंपेनियन, बी कलीग, सी एली, डी एक्म्प्लाइज। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि कलीग। ओके, अब देखिए एन एसोसिएशन इन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। अब आप जहाँ ऑफिस में काम करते हो वहाँ पर आपके साथ कोई काम करने वाला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कलीग ही बोलते हैं। यानी कि दफ्तर या संस्थान में मित्रता या फिर साथ में काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कलीग, यानी कि सहकर्मी। तो इसका आंसर क्या हो गया, सहकर्मी या कलीग। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। कंपेनियन, कंपेनियन क्या होता है, सहभागी। ओके, कंपेनियन यानी कि सहभागी। नेक्स्ट है एली, एली होता है सहयोगी देश। ओके, सहयोगी देश जो हो उसे बोलते हैं एली। एक्म्प्लाइज, अब इसका मैंने कल भी आपको बताया था, सह अपराधी, यानी कि जो आपके अपराध में, आपके बुरे कामों में या कानून तोड़ने वगैरह में जो साथ दे उसको बोलते हैं एक्म्प्लाइज। कल भी बताया था मैंने ये आपको, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको मुझे लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी, सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देके जाएंगे। मुझे सबके आंसर चेक करने हैं। अगर आए तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप आए तो, आपको आता है तो
क्योंकि मैं आपको ये जो वोकैब देती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, ये आपको मैं किसी ना किसी पहले के क्वेश्चन में से पूछती हूँ। जब मैं आपको जो वोकैब आपको करा चुकी हूँ वही पूछती हूँ। और हाँ, अगर किसी को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गलत आंसर दीजिए। जो आपको समझ आता है, जो आपको लगता है वो आंसर दीजिए। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको पर्सनली खुद रिप्लाई करती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा अगर आप गलत बताते हैं तो। अगर आप गलत भी नहीं बताएंगे तो आपको आंसर ही नहीं पता चलेगा। कम से कम कोशिश तो कीजिए ना आगे बढ़ने की, पहले ही हार नहीं माननी है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर देके जाएंगे। ओके, चलिए आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स बाद में वीडियो को देखते हैं वो भी अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जाया कीजिए। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दिया करो। और न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। डेली रात को 10 बजे एक क्विज होता है और डेली रात को सभी स्टूडेंट्स लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं, तो आप भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और बेल आइकन में आपको ऑल पर क्लिक करना है, वरना आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, जिसको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, मैंने करा रखे हैं सारे के सारे। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी हरियाणा जीके के नाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री जिसको करनी है, तो एनिमल हस्बेंड्री पर भी मैंने लगभग 10 के करीब वीडियोस डाल रखी हैं। और उसमें पुराने साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तो डाले ही हैं, साथ ही ट्रिक के साथ पशुओं की नस्ल भी डाल रखी है, जो आपको पता है आपके हरियाणा के एग्जाम्स के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री। तो उनको भी कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में एनिमल हस्बेंड्री भी मिल जाएगी और वो भी मिल जाएगी। और हाँ, साथ ही जिसको मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर करने हैं, मैंने हरियाणा मई महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो डाल रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। जिसको वीडियोस ना मिले मुझसे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।